बाहर जब भी एक विस्फोट की आवाज गूंजती तभी आदमी उसी समय सीवर पाइप को एक बार पीटता, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह तेज आवाज को छुपा सकता था और ऊपर मौजूद जेल के गार्ड को सुनने से रोक सकता था। यह मोटी सीवर पाइप ही उसकी एकमात्र बचने की राह थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आदमी ने उसे तोड़ने में सफलता पा ली। उसी पल भारी मात्रा में गंदा पानी बाहर आ गया, साथ ही एक अजीब सी बदबू भी फैल गई, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत ही बेहद गंदी पाइप में घुस गया और आजादी की ओर बढ़ चला। भले ही अंदर चारों ओर गंदे पानी और मल की बदबू थी, फिर भी उसने दांत भींचकर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इस जेल से भागने के लिए उसने लगभग 20 साल लगा दिए थे। सीवर से बाहर निकलने के बाद उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जल्द ही सीन अगले दिन सुबह पर शिफ्ट हो गया। जब जेलर ने कैदियों की गिनती की तो पाया कि 245 नंबर कमरे का कैदी काफी देर तक बाहर नहीं आया। अगर मैं ऊपर आया तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जब कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो गुस्से में जेलर सीधे ऊपर चढ़ा, पर दरवाजे पर पहुंचते ही हैरान रह गया, क्योंकि सेल में कोई था ही नहीं। दूसरी ओर जब जेल सुपरिटेंडेंट कपड़े बदल रहा था तभी उसने अलार्म की आवाज सुनी। उसे तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ और वह जल्दी से जेल की ओर भागा। इसके बाद उसने जेल के गार्ड्स को गालियां देना शुरू कर दिया, क्योंकि कल रात गिनती के समय तो वह यहीं था, अब अचानक कैसे गायब हो गया। तुरंत बाद उसने अपने गार्ड्स को बुलाकर उस आदमी के सबसे अच्छे दोस्त रेड को बुलाया, जो एक कैदी था। उसे लगा कि ये दोनों हमेशा साथ रहते थे, तो भागने से पहले उस आदमी ने जरूर रेड को कुछ बताया होगा। कुछ भी नहीं कहा वार्डन, कुछ भी नहीं। ये सुनकर जेल सुपरिटेंडेंट और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि इस जेल के बनने के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से में आकर उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दीवार पर लगे पोस्टर की ओर फेंक दिया, लेकिन वहाँ से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। जब वह पास गया और देखा तो पाया कि पत्थर सीधे पोस्टर के आर पार चला गया और उसमें एक छोटा सा छेद कर गया। तभी उसे सब समझ आ गया। उसने तुरंत जल्दी से हाथ अंदर डाला और पोस्टर को एक झटके में फाड़ दिया। सामने दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया जो सीधे जेल के बाहर तक जाता था। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिरकार उस आदमी ने कब इतनी बड़ी सुरंग खोद डाली थी, ये किसी को पता नहीं चला। इसके तुरंत बाद जेलर ने पुलिस कुत्तों के साथ बड़े पैमाने पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी उन्हें बस एक घिस चुका हथौड़ा और एक फटी हुई पुरानी कैदी की वर्दी ही मिली। यहाँ तक कि अभी भी जेलर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ एक छोटे से हथौड़े के सहारे उसने इतनी लंबी सुरंग कैसे खोद डाली। असल में आदमी तो बस दीवार पर अपना नाम उकेरना चाहता था, लेकिन उसे अनजाने में ही पता चला कि दीवार की परत बहुत आसानी से उखड़ जाती थी। चूंकि उसे भू विज्ञान की बहुत जानकारी थी, इसलिए वह तुरंत ही समस्या की जड़ समझ गया। दरअसल जेल की लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी और दीवार पर लगा सीमेंट पूरी तरह खराब हो चुका था। वह तुरंत समझ गया कि ऊपर वाले ने उसे बच निकलने का एक मौका दिया है। इसके बाद के दिनों में जब भी उसे मौका मिलता वह दीवार को खोदना शुरू कर देता। दीवार पर लगा पोस्टर उसकी खुदाई को छुपाने का एक अच्छा जुगाड़ बन गया। जो सीमेंट वह निकालता उसे वह निगरानी के दौरान चुपचाप अपनी पैंट से बाहर गिरा देता। हथौड़ा उसने रेड से मंगवाया था, जो यहाँ 20 साल से रह रहा था और बहुत जुगाड़ू था। जेलर की चाबी को छोड़कर लगभग हर चीज वह किसी न किसी तरह हासिल कर सकता था, लेकिन जेल की अचानक जांच से वो बच नहीं सकता था। आदमी अच्छी तरह जानता था कि अगर यह राज कभी खुल गया तो उसका अंजाम सिर्फ मौत ही होगा। सामने वाले को शक न हो, इसके लिए उसने दिखावा किया कि वह किताब पढ़ रहा था। जब जेलर लोगों के साथ आया तो उसने पूरी तरह सहयोग दिया ताकि वे उसकी घबराहट को न भांप सकें। जेल के गार्ड्स पीछे पीछे उसकी चीजें उलट पलट कर ढूंढने लगे, यहाँ तक कि कुर्सी के कोनों को भी नहीं छोड़ा। आदमी बस एक तरफ चुपचाप प्रार्थना करता रहा कि वे लोग पोस्टर को न फाड़ें। आखिरकार उन्होंने काफी देर तक तलाशी ली, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। इसी समय अब तक चुप रहा जेलर अंदर आया और फिर उसने आदमी के हाथ से बाइबल ले ली। जब जेलर ने जांच करते हुए उससे बाइबल के कुछ प्रश्न पूछे तो उसने सभी के सही जवाब दिए। असल में जेलर को भी बाइबल पढ़ना पसंद था, इसलिए वह उस आदमी के जवाबों से बहुत संतुष्ट हुआ। भले ही जेल के नियमों के अनुसार कैदियों को पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उसने आदमी को कुछ नहीं कहा और पोस्टर नहीं हटाया। जाते समय उसने बाइबल भी उसे लौटा दी और कहा कि मुक्ति का रास्ता इसी में छुपा है। असल में यह किताब उसने हथौड़ा छुपाने के लिए इस्तेमाल की थी और यही हथौड़ा उसकी आजादी का रास्ता था। वह आदमी एक बैंकर था जिसे अपनी पत्नी और उसके लवर की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वास्तव में वह बेगुनाह था। उस दिन वह शराब पीकर नशे में था। वह सोच रहा था कि बंदूक लेकर उन्हें डरा देगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं गया। वह अपराध नहीं करना चाहता था, इसलिए वह गाड़ी चलाकर वापस चला गया और उसने वह बंदूक नदी में फेंक दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन उसकी पत्नी और उसका लवर फिर भी मारे गए। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी वही था, वही रिवॉल्वर जिसे उस आदमी ने नदी में फेंका था। जज ने इसी आधार पर उसे दोषी ठहराया और आखिरकार उसे शॉशैंक जेल भेज दिया। जब भी यहाँ कोई नया कैदी आता था, पुराने कैदी शर्त लगाते थे कि सबसे पहले कौन रोएगा। शुरुआत में रेड को एंडी से कोई खास उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था कि वह दुबला पतला और कमजोर है और जरूर आसानी से डर जाएगा। बाकी साथी मानते थे कि वह मोटा आदमी सबसे पहले घुटनों के बल गिरकर माफी मांगेगा। आसपास के पुराने कैदियों की तालियों और उनकी ललचाई हुई नजरों
को देखकर उस आदमी को यह सोचकर ही डर लगने लगा कि उसे यहाँ पूरी जिंदगी बितानी है। जब सभी नए कैदी अंदर आ गए तो जेलर ने यहाँ के नियम पढ़कर सुनाए। इसी दौरान एक कैदी ने अचानक पूछा कि खाना कब मिलेगा। उसने जवाब नहीं दिया बल्कि बगल में खड़े गार्ड की ओर इशारा कर दिया। तुम तब खाओगे जब हम कहेंगे। बात भेजे में घुसिया नहीं, हरामजादे। इसके बाद उन्हें उनके शरीर की गंदगी साफ करवाने के लिए ले जाया गया। जब यह सब हो गया तो उन्हें बिना कपड़ों के ही जेल की कोठरियों में लाया गया। इन नए कैदियों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जैसे ही लोहे का दरवाजा बंद हुआ, उनकी जिंदगी अब उनकी नहीं रही बल्कि शॉशैंक जेल की हो गई। तभी रेड के साथियों ने रो रहे मोटे लड़के को चुप कराने के लिए अपने दोस्तों से परिचय करवाने का आइडिया दिया, लेकिन मोटा आदमी बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, मुझे यहाँ नहीं रहना। उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह रोने और चिल्लाने लगा कि उसे घर जाना है। जल्द ही उसके शोर ने जेल के गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वे पहुंचे तो मोटा आदमी और भी तेज रोने लगा और उनसे उसे जाने देने की विनती करने लगा। अंत में उसे बेरहमी से घसीटकर बाहर ले जाया गया। फिर कप्तान ने उसकी जमकर पिटाई की। आसपास के कैदी यह सब देख नहीं सके और उसके लिए रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन किसी भी गार्ड ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और वे उसे बेरहमी से पीटते रहे। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि मोटा आदमी जमीन पर पड़ा रहा और उसमें कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद कप्तान ने लोगों से कहा कि उसे मेडिकल रूम ले जाया जाए और बाकी कैदियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फिर शोर मचाया तो उनका भी यही हाल होगा। लेकिन जब मोटे आदमी वहां पहुंचाया गया तब तक डॉक्टर जा चुके थे और वह पूरी रात वहीं पड़ा रहा। सुबह जब डॉक्टर जल्दी जल्दी पहुंचे तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता था। जो कैदी उसे दोस्त बनाना चाहता था वह यह सुनकर वह यकीन नहीं कर पाया और सबको यह बात समझ आ गई कि यहाँ एक कैदी की जान की कोई कीमत नहीं थी। सब लोग पहले की तरह ही खाते पीते रहे, किसी को उसकी याद नहीं रही। जल्द ही एंडी को भी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि लड़कों के साथ बलात्कार करने वाले गे कैदी की उस पर नजर पड़ गई। किसी से टाका भिड़ा या नहीं? किसी ने अब तक तेरा गेम बजाया या नहीं? ये समझने के बाद उसने चुपचाप मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन सामने वाला उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उस दिन आदमी हमेशा की तरह लॉन्ड्री में काम कर रहा था। तभी एक सहकर्मी ने उसे स्टोर रूम से ब्लीचिंग पाउडर लाने के लिए बुलाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह सामान लेने के लिए झुका, वही गे आदमी अचानक बिना कोई आहट किए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसके साथ दो और लोग भी थे जिन्हें शॉशैंक की 3 बहनें कहा जाता था। आदमी को तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से ब्लीचिंग पाउडर उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, उनमें से एक ने पीछे से आकर उसे कसकर पकड़ लिया। नतीजा साफ था, वह उन लोगों के सामने टिक नहीं पाया और अपनी बेल्ट खुलवाने के लिए मजबूर हो गया। यहीं से उसकी 2 साल लंबी अपमानजनक जिंदगी की शुरुआत हो गई। आने वाले दिनों में 3 बहनें अक्सर उसे ढूंढ लेती थी। इसी वजह से उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ज्यादा दिन तक यह सब सहन नहीं कर पाता। तीसरे साल के बाद हालात में एक नया मोड़ आया। जेल की छत की मरम्मत की जरूरत थी और इसके लिए उन्हें 10 कैदियों की जरूरत पड़ी। कैदी अच्छी तरह समझते थे कि खास काम का मतलब होता था ज्यादा पैसा, इसलिए हर कोई उन 10 में शामिल होना चाहता था, लेकिन जगह सीमित थी। पर रेड के लिए ये कोई मुश्किल की बात नहीं थी। उसने 10 पैकेट सिगरेट देकर जेलर को मना लिया और अपने सभी साथियों के नाम उस सूची में शामिल करवा दिए। उसने उन 10 लोगों में एंडी का नाम भी डलवा दिया। वह उसके हालात को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह इस बेचारे की मदद करना चाहता था। कम से कम मरम्मत के इस काम के दौरान 3 बहनें उसे परेशान नहीं कर पाई। इसी दौरान उस आदमी को खुद को साबित करने का एक मौका मिल गया। टीम लीडर गार्ड से बातचीत करते हुए अनजाने में यह बता बैठा कि उसके भाई ने मरने के बाद एक बड़ी विरासत छोड़ी है, जिसमें से सिर्फ 4 लाख रुपए उसके हिस्से में आए हैं, लेकिन सरकार उसमें से लगभग आधा टैक्स वसूलने वाली है, जिससे वह बेहद परेशान है। बैंक कर्मचारी होने के नाते उस आदमी के दिमाग में तुरंत एक जबरदस्त आइडिया आया। वह सीधे कप्तान की ओर बढ़ गया। उसे आगे आते देखकर उसके साथियों की तो जैसे सांसें ही थम गईं। कैप्टन हैगली, अपनी बीवी पर भरोसा है? यह देखकर कप्तान को अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उसे यहीं से नीचे धक्का देने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे फेंक पाता, उस आदमी ने तुरंत कहा कि वह उसे उसके 4 लाख रुपए बिना टैक्स दिए दिलवा सकता है और इसके लिए उसे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही गार्ड अचानक रुक गया। उस आदमी ने बताया कि उसने पहले भी ऐसे कई लोगों की मदद की थी और वह उसकी भी मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त बस इतनी थी कि वह सब कैदियों को 3-3 बोतल ठंडी बियर पिलाए। कैप्टन को पता था कि वह एक बैंक मैनेजर था और वो इस मामले में एक्सपर्ट था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। पर फिर भी बाकी लोगों में अभी भी डर था कि कहीं सामने वाला गुस्से में आकर उस आदमी को मार न डाले। आखिरकार सबने सच में बियर पी, जो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। ये सब हिस्ट्री के सबसे सख्त जेलर द्वारा अपनी ही जेब से खरीदी गई बियर थी। उस पल धूप सब पर पड़ रही थी। वे अब कैदी नहीं बल्कि आम मजदूरों की तरह लग रहे थे, जो काम खत्म होने के बाद दोपहर की चाय का आनंद ले रहे हों। यही वह चीज थी जिसे वह आदमी देखना चाहता था। वह चाहता था कि सब लोग बाहर के लोगों की तरह सामान्य
सामान्य जीवन जी सकें, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। जल्द ही छत की मरम्मत का काम अंतिम चरण में पहुंच गया और वे फिर जेल लौट आए। उस दिन लंबे समय से अकेली पड़ी 3 बहनें फिर उसके पास आ गईं। उनकी बेइज्जती का सामना करते हुए उस आदमी ने इस बार चुप रहने के बजाय गुस्से में हमला कर दिया, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसे और भी ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा और कुछ ही देर में उन्होंने उसे काबू में कर लिया। अब मैं अपनी जिप खोलने वाला हूँ और उसमें से जो भी निकलेगा वो तुझे मुंह में लेना पड़ेगा। तभी आदमी ने गुस्से में तुरंत जवाब दिया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें वह चीज सही सलामत वापस नहीं मिलेगी। मेरे मुंह में कुछ भी डाला तो पछताएगा। उसने साफ कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं स्टील का पूरा 8 इंच का चाकू तुम्हारे कान में घुसा दूंगा। तभी आदमी ने कहा कि उसका दिमागी संतुलन हिल चुका है और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने उसके मुंह में डालने की गलती की तो हो सकता है कि वह न चाहते हुए भी उसे काट ले। यह सुनकर तीनों बहनों को थोड़ी देर के लिए डर लगने लगा, लेकिन यह डर जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उन्होंने उस आदमी पर मुक्कों और लातों से हमला करना शुरू कर दिया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। नतीजा ये हुआ कि वह आदमी सीधे 1 महीने तक मेडिकल रूम में पड़ा रहा। 3 बहनों की सबसे बड़ी बहन को सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए अलग बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह अकड़ते हुए कदमों के साथ वापस अपनी सेल में लौटा तो उसने देखा कि कप्तान वहां गुस्से में खड़ा था। उसे तुरंत हालात की गंभीरता का एहसास हो गया, लेकिन अब भागने का कोई मौका नहीं था। कप्तान ने उसकी जमकर पिटाई की। कप्तान की क्रूरता पहले से ही मशहूर थी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह कोमा में चला गया। इसके बाद इलाज के लिए उसे दूसरी जेल में भेज दिया गया। इस घटना के बाद तीनों बहनें फिर कभी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पाईं। असल में यह सब कप्तान के इशारे पर हुआ था, क्योंकि उसने उस आदमी के बैंकर होने की पहचान कर ली थी जो आगे चलकर उसके बहुत काम आ सकती थी। इसके तुरंत बाद उसे लॉन्ड्री से लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ उसके साथ एक बुजुर्ग कैदी भी था। वह बुजुर्ग पिछले 50 सालों से वहीं रह रहा था। लाइब्रेरी का काम बहुत आसान और हल्का था। किसी को किताब उधार लेनी होती थी तो बस उसका रजिस्ट्रेशन करना रहता था। लेकिन कप्तान की टैक्स चोरी में काफी मदद करने की वजह से जल्द ही दूसरे जेलर भी उससे मदद मांगने आने लगे। जेल में थोड़ा आराम से रहने के लिए वह किसी को भी मना नहीं करता था और सबकी मदद के लिए योजनाएं बनाता था। 1 महीने से भी कम समय में उसने आधे से ज्यादा जेलरों के लिए टैक्स रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर दी थी। कुछ ही समय में वह पूरे जेल में मशहूर हो गया, यहाँ तक कि जेल सुपरिंटेंडेंट भी उससे मदद मांगने लगा। उसका काम इतना बढ़ गया था कि कभी कभी रेड को भी उसकी मदद के लिए बुला लिया जाता था। लाइब्रेरी को बड़ा करने और सबको नई किताबें पढ़ने का मौका देने के लिए उसने फिर से जेल सुपरिंटेंडेंट से फंड की मांग की, लेकिन उसने बताया कि फिलहाल जेल की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और लाइब्रेरी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फंड उपलब्ध नहीं है। हालांकि एक ही रास्ता था, राज्य विधानसभा से पैसे मांगे जाएं। उनकी अनुमति से उसने राज्य विधानसभा को हर हफ्ते चिट्ठी लिखकर फंड की मांग करनी शुरू कर दी, लेकिन हर बार उसकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। फिर भी वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने लगातार 6 साल तक चिट्ठियां लिखी। इसी दौरान एक दिन लाइब्रेरी में एक अजीब घटना घटी। कैदी ओल्ड ब्रुक ने चाकू लेकर अपने एक साथी को बंधक बना लिया। वह यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहा था, हमेशा शांत और हंसमुख रहता था और उसने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। असल में उसकी पैरोल मंजूर हो गई थी और वह जल्द ही यहाँ से जाने वाला था। यह अपने आप में एक अच्छी बात थी, लेकिन वह इस जेल में 50 साल से रह रहा था। वह यहाँ की हर चीज का आदी हो चुका था और बाहर जाना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए उसने यहाँ रुकने के लिए आदमी को मारने का फैसला किया, लेकिन एंडी के लगातार समझाने के बाद उसने आखिरकार अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी नीचे रख दी और इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। बाकी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान हमेशा जेल में ही रहना क्यों चाहेगा। वे तो यही चाहते थे कि किसी तरह बाहर निकल जाए। रेड ने कहा कि उसे यहाँ अपनापन महसूस होता है। शॉशैंक जेल में वह एक बहुत खास इंसान है। यहाँ उसकी पहचान है, उसका सम्मान है, लेकिन बाहर वह कुछ भी नहीं है। बाहर जाने के बाद वह बस एक बूढ़ा आदमी रह जाएगा जिसे कोई यह तक नहीं पूछेगा कि वह कौन है। बहुत जल्दी वह दिन भी आ गया जब उसे बाहर जाना था। उसने उस कौवे को, जिसे उसने प्यार से पाला था, आजाद कर दिया और खुद भी रिहा होने का अनुभव किया। यहाँ के गार्ड्स भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब वह लोगों और गाड़ियों से भरी सड़क पर खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। वह इस समाज से बहुत लंबे समय तक दूर रहा था। बाहर की दुनिया उसके लिए अब पूरी तरह अजनबी हो चुकी थी। 50 साल पहले उसने सिर्फ एक कार देखी थी, लेकिन अब सड़कों पर कारों की भरमार थी। सरकार ने उसके लिए टेम्पोरेरी घर की व्यवस्था की और उसे सुपरमार्केट में पैकिंग का काम दिला दिया, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से वह बूढ़ा आदमी बहुत धीरे काम करता था और अक्सर गलतियां कर बैठता था। कस्टमर्स की लगातार शिकायतें सुनकर मैनेजर सबके सामने उसे डांट देता था। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह एक बूढ़ा आदमी था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वह बात कर सके। रात को सोते समय वह अक्सर कल्पना करता था कि जब वह जागेगा तो फिर से जेल की अपनी कोठरी में होगा, क्योंकि वहीं वह जिंदा रह सकता था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि वह फिर से डकैती करेगा ताकि दोबारा जेल लौट सके, लेकिन वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब वह उस तरह की चोरी करने की हालत में नहीं था। कुछ ही समय बाद उसने एक दुखद फैसला ले लिया। उसने चाकू से अपना नाम कमरे की दीवार पर खोदा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह उसके दुखद जीवन का अंत हो गया।
जब जेल के बाकी कैदियों को यह खबर मिली तो वे गहरे दुख में डूब गए, खासकर रेड। वह भी यहाँ 30 साल से था। हर बार जब वह पैरोल के लिए आवेदन करता था तो वह विनम्रता से जवाब देता था कि उसने अपने आप को सुधार लिया है और अब वह समाज के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया जाता। इस बीच एंडी बड़ी संख्या में किताबें और 18,000 रुपए का फंड मिल गया जो सोमवार को भेज दिया गया था। गार्ड्स चाहते थे कि वह आदमी अब और पत्र न लिखे और खुद को रोक ले। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और उसने तय किया कि अब से वह हर हफ्ते 2 पत्र लिखेगा। सफलता का जश्न मनाने के लिए उसने एक बार फिर शौचालय जाने का बहाना बनाया और चुपके से एक रिकॉर्ड निकाल कर बजा दिया। इसके बाद उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए और रेडियो चालू कर दिया। अब हर कोई यह संगीत सुन सकता था और सब हैरान थे, ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि पहले रेडियो पर केवल जेलर की लगातार चेतावनियां ही आती थी, लेकिन इस बार गाना बज रहा था। जब जेलर वहां पहुंचे तो वह आदमी आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ गाने का आनंद ले रहा था। जेलर की चेतावनी का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने किसी की परवाह नहीं की, बल्कि वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यह देखकर जेलर गुस्से में आ गया। उसने बाहर से जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया, जिससे कांच भी टूट गया। नतीजा यह हुआ कि उसे 2 हफ्ते के लिए सजा में डाल दिया गया। अच्छा यह था कि उसने पहले कई लोगों की मदद की थी, वरना उसे वहीं मार दिया जाता। आखिरकार 2 साल बाद उसकी मेहनत फिर से रंग लाई। सोमवार को उसे पता चला कि 18,000 रुपए की रकम को बढ़ाकर 45,000 रुपए कर दी गई है। जल्दी ही यहाँ सबको पढ़ने के लिए जगह मिल गई और एक ही बार में बहुत से लोग वहाँ आने लगे। जल्द ही वह आदमी सुपरिंटेंडेंट के लिए काले धन को सफेद करने का औजार बन गया। हर बार वो जेलर को मिले पैसों को सफलतापूर्वक सफेद कर देता और फिर उन्हें अलग अलग बैंक खातों में जमा कर देता। लेकिन उस चालाक एंडी ने एक तरकीब सोची। उसने कानून की खामियों का फायदा उठाते हुए एक नकली व्यक्ति बना लिया और सभी बैंक खातों को उसी के नाम पर दर्ज कर दिया। हालांकि जब भी वह आदमी चाहता वह उस नकली व्यक्ति को पल भर में खुद में बदल सकता था और सारी रकम निकाल सकता था। अब जल्द ही समय 7 साल आगे बढ़ गया और जेल में फिर नए कैदी लाए गए। उनमें से टॉमी सबसे ज्यादा मशहूर था। उसे घर में घुसकर डकैती के आरोप में पकड़ा गया था और यह पहली बार नहीं था जब वह जेल आया था, इसलिए आते ही वह सबके साथ घुल मिल गया। उसकी एंडी के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई। एंडी ने टॉमी से हाई स्कूल डिप्लोमा का इंतजाम करने को कहा ताकि बाहर निकलने पर उसे नौकरी ढूंढने में आसानी हो सके। असल में टॉमी ही वह इंसान था जो एंडी की पत्नी की मौत की सच्चाई उजागर करने वाला था। एक दिन वह रेड से बात कर रहा था, तभी उसने अनजाने में पूछ लिया कि वह किस वजह से जेल आया था। बीवी को किसी गोल्फर के साथ सोते हुए देख लिया, वहीं भून डाला। यह सुनकर टॉमी को अचानक 4 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। उस समय वह एक दूसरी जेल में सजा काट रहा था। एक दिन उसके पास एक कैदी आया जो खास तौर पर घरों में चोरी करता था और अपने गुनाहों को बढ़ चढ़कर बताना उसे बहुत पसंद था। उसने अपने हाल ही के एक अपराध के बारे में बताया और कहा कि वह एक गोल्फ कोच के घर में घुस गया था। वहाँ उसने उस आदमी को एक औरत के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसने दोनों की हत्या कर दी। बाद में उसे पता चला कि वह औरत पहले से शादीशुदा थी। उसका पति एक बड़ा बैंकर था और वह बैंकर कोई और नहीं बल्कि सामने बैठा एंडी ही था। सुनते ही एंडी सब समझ गया। उसी पल उसे एहसास हो गया कि उस साल जो हुआ था उसकी सच्चाई यही थी। वह पूरी तरह निर्दोष था। इसके बाद एंडी तुरंत जेलर के पास गया। उसे उम्मीद थी कि अब दोबारा मुकदमा शुरू होगा और उसे न्याय मिलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेलर, जो उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानता था, साफ कह बैठा कि टॉमी ने यह कहानी सिर्फ उसे खुश करने के लिए कही है। एंडी जानता था कि असल वजह क्या है। वह आदमी उसे यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहता था। सर, अगर मैं रिहा हो भी गया तो आपके खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलूंगा। उस पैसे के लिए जितने गुनहगार आप हैं, मैं भी हूँ। ये सुनते ही जेलर को जबरदस्त गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों को बुलाया और एंडी को जबरन बाहर निकालकर 1 महीने के लिए अंधेरी सजा में डाल दिया। इसके बाद उसने टॉमी को बुलवाने के लिए लोगों को भेजा। टॉमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब जेलर द्वारा बिछाया गया एक जाल है। पहले वार्डन ने उससे बड़े शांत तरीके से बात की, उसे सिगरेट पिलाई और भरोसे में लेने की कोशिश की ताकि यह पक्का हो जाए कि एंडी का मामला वैसा ही है जैसा टॉमी ने बताया था। तभी टॉमी ने साफ साफ कहा कि उसने जो कुछ भी बताया है वह पूरी तरह सच है और वह कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार है। यह सुनकर वार्डन ने राहत की सांस ली। फिर उसने जमीन पर गिरी सिगरेट को मसल दिया और ऊपर खड़े कप्तान को इशारा किया। इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। टॉमी को बेरहमी से मरवा दिया गया। पहले से बहाना तैयार था। कहा गया कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। पकड़े जाने पर उसने हमला किया, इसलिए मजबूरी में उसे गोली मारनी पड़ी। इसके बाद वार्डन ने एंडी से संपर्क किया, जो अभी भी सजा के तौर पर अलग रखा गया था। उसने उससे दोबारा काम पर लौटने की उम्मीद जताई, लेकिन जब एंडी ने मना कर दिया तो वार्डन धमकियों पर उतर आया। उसने कहा कि वह लाइब्रेरी जला देगा ताकि कोई किताब न पढ़ सके, या फिर उसे शॉशैंक की 3 बहनों के साथ बंद कर देगा और तब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एंडी को मजबूरी में समझौता करना पड़ा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह आदमी बहुत जल्द उनकी नाक के नीचे से भागने वाला है। इसके बाद वह रेड से विदा लेने गया और पहली बार खुलकर अपना सपना बताया। उसने कहा कि वह एक छोटे से शहर जिहुआटाने जो जाना चाहता है, जो प्रशांत महासागर के किनारे बसा है। वहाँ वह एक पुरानी नाव खरीदेगा
खरीदेगा, उसे अपने हाथों से ठीक करेगा और फिर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेगा जहाँ वह अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताएगा। इतना कहने के बाद उसने रेड से एक और मदद मांगी। उसने कहा कि अगर कभी तुम बाहर जाओ तो एक जगह है जिसे बक्सटन कहते हैं, वहाँ एक खुला घास का मैदान है। उसके उत्तर छोर पर एक बड़ा शहतूत का पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ के पास पत्थरों से बनी एक छोटी सी दीवार है। उन पत्थरों के बीच एक काली ज्वालामुखी की चट्टान है। उसके नीचे कुछ दफन है। मैं चाहता हूँ कि वह खास चीज तुम रखो। ये सुनकर रेड पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि एंडी अचानक ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। वह यही सोचता रहा कि शायद लंबे समय हो रहे टॉर्चर ने उसके दिमाग पर असर डाल दिया है। उस दिन एंडी हमेशा की तरह वार्डन के लिए काले धन को सफेद कर रहा था, लेकिन जैसे ही वार्डन तिजोरी का दरवाजा खोलने गया, एंडी ने बेहद चालाकी से अपने हाथ में मौजूद असली दस्तावेजों को नकली दस्तावेजों से बदल दिया। वार्डन को जरा सी भी भनक नहीं लगी। उसने बिना किसी शक के वे कागज तिजोरी में रख दिए। जाते जाते वार्डन ने खास तौर पर एंडी से कहा कि वह उसके चमड़े के जूते अच्छी तरह साफ कर दे। एंडी ने जूते चमका दिए, लेकिन फिर वही जूते खुद पहन लिए। रेड उसकी यह हालत देखकर बेहद परेशान हो गया। जैसे ही जेल में लाइट बंद हुई, उस आदमी ने अपनी कैदी की वर्दी उतार दी और वार्डन से चुराया हुआ सूट पहन लिया। आखिरकार 20 साल की मेहनत के बाद दीवार के पीछे खोदी गई सुरंग पूरी तरह तैयार थी। आज की रात ही वह आजाद होने वाला था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपनी योजना को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकल गया। अगले ही दिन वह बैंक पहुंचा और वार्डन के सारे काले पैसे निकाल लिए। फिर एक स्पोर्ट्स कार खरीदी और किसी और जगह निकल गया। जब वार्डन ने दोबारा तिजोरी खोली तो वहाँ उसे सिर्फ वही बाइबल मिली। शक होने पर उसने बाइबल का पिछला हिस्सा खोला। अंदर एक बड़ा सा खोखला हिस्सा था। तभी उसे सब समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने वार्डन की घूसखोरी और मर्डर्स से जुड़े सारे सबूत अखबार को भेज दिए थे। खबर मिलते ही फेडरल जांच एजेंसी के लोग जेल पहुंच गए। वार्डन के साथ मिला हुआ कप्तान भी कानून की सजा से नहीं बच पाया। वार्डन जानता था कि अगर वह जेल गया तो या तो उसे गोली मार दी जाएगी या फिर वही कैदी उसे मार डालेंगे जिन्हें वह सालों तक कुचलता रहा था। घुट घुट कर जीने से बेहतर उसने आत्महत्या करना ही ठीक समझा और सब कुछ खत्म कर दिया। मरते दम तक वह यह नहीं समझ पाया कि उस आदमी ने उसे इतनी चालाकी से कैसे बर्बाद कर दिया। एंडी चला गया था, लेकिन शॉशैंक जेल में उसकी कहानियां आज भी जिंदा थीं। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। जो आदमी देखने में कमजोर लगता था, वह भी अपने दिमाग से वार्डन के एल लगा गया। वार्डन की मौत के बाद सबकी जिंदगी काफी बेहतर हो गई और रेड को भी अपनी तीसरी पैरोल अर्जी का मौका मिला। वह पहले ही 40 साल से कैद था और इस बार जेलर ने आखिरकार उसकी अर्जी मंजूर कर ली। वह ठीक उसी तरह जैसे कभी बूढ़े ब्रुक्स ने किया था, एक साफ सुथरा सूट पहनकर जेलर के सामने जेल के मेन गेट से बाहर निकल गया। लेकिन वापसी के रास्ते में भी उसके चेहरे पर वही परेशानी और उलझन था। शहर पहुंचते ही उसे उसी कमरे में रखा गया जहां ब्रुक्स रहता था और वहीं सुपरमार्केट की नौकरी भी दी गई। ये साफ था कि वह बाहर की जिंदगी के लिए आदी नहीं हुआ था, क्योंकि वह अक्सर एक ही सवाल करता था। फ्रेश होके आऊं बॉस? हर बार तुम्हें जब जाना हो तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो, समझ गए? आदमी को जेल में 40 साल हो गए थे, इसलिए हर बार परमिशन लेना उसके रोजमर्रा की जिंदगी में आ गया था। पर वह चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। वह बस सोचता था कि कैसे भी वह अपनी पैरोल तोड़ दे ताकि वह वापस जेल में भेज दिया जाए। वो भी ब्रुक्स की तरह अपनी जान देना चाहता था, पर दिल में उस आदमी से किया वादा अब भी था। फिर वो बताई गई जगह पहुंचा। कई ऊंचे पहाड़ों को पार करने के बाद उसने आखिरकार वह बड़ा पेड़ ढूंढ लिया। पत्थरों से बनी दीवार के साथ चलते हुए उसे काली ज्वालामुखी की चट्टान दिखी। जब उसने उसे हटाया तो उसके नीचे सचमुच कुछ छुपा था, एक धूल भरा लोहे का डिब्बा। जब चारों ओर कोई नहीं था तब रेड ने उसे खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी और नोटों की एक गड्डी थी। चिट्ठी में एंडी ने लिखा था कि उसने जूहा तानियों के छोटे कस्बे में सब कुछ तैयार कर रखा है, बस अब रेड के आने का इंतजार है। ये पढ़ते ही रेड बिना एक पल गवाए तुरंत एंडी से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने काफी लंबा सफर तय किया और जब आखिरकार वहाँ पहुँच गया तो देखा कि एंडी अपनी बताई गई नाव को घिस रहा था। तभी अचानक एंडी की नजर रेड पर पड़ी और उसे देखकर वह बेहद खुश हो गया और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।